नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और आज मैं बातें कुछ राजनीति की ही करने वाली हूं। राजनीति जिसके कारण से आज देश एक बार फिर से विषम परिस्थिति में है और कहेंगे कि राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही रमेश लेखक जो जेएनजी आंदोलन के समय में गृह मंत्री थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन सभी के इस गिरफ्तारी के विरोध को लेकर के नेकपा एमाले के कार्यकर्ता और बाकी लोग भी जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो कुछ आज बातें कुछ इसी तरह की होंगी क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल है। और शनिवार की सुबह जब आम जनता की नींद खुली तो झटका सा लगा, क्योंकि अभी हम इस खुमारी से निकले भी नहीं थे कि कल ही बालेन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अभी तो हम इसकी खुशी अच्छी तरह से मना भी नहीं पाए थे कि इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हो गई है। तो शनिवार की सुबह की बात करूं, आज की सुबह से शुरुआत करूं आज की। तो आम जनता की नींद खुली तो झटका सा लगा एक समाचार से। समाचार भी छोटी मोटी नहीं थी, क्योंकि बात तो चल ही रही थी कि कार्की आयोग द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदन को तत्काल कार्यान्वयन किया जाएगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री बालेन ने शपथ ली। शुक्रवार को ही पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और पहला ही निर्णय लिया गया कि कार्की प्रतिवेदन को तत्काल कार्यान्वयन किया जाए। उसी के आधार पर आज शनिवार की सुबह पूर्व प्रधानमंत्री नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और जेएनजी आंदोलन के समय में नेपाली कांग्रेस के गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इस गिरफ्तारी को लेकर के बहुत से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध से चिंतित नेपाली जनता के आगे यह एक नई चिंता सामने आ गई है। ओली की गिरफ्तारी को लेकर के एमाले के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह प्रतिशोध की राजनीति है और इसका हम हर तरह से प्रतिकार करेंगे। लेकिन ओली और लेखक की गिरफ्तारी को लेकर के गृह मंत्री सुदन का कहना है कि यह कोई राजनीतिक प्रतिकार नहीं है, बल्कि यह न्याय की शुरुआत है। अब चिंता इस बात की है कि कहीं देश गृह युद्ध की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। जी हाँ, यहाँ चिंता करने की बात है। लेकिन कुछ बातें जो कल अधूरी रह गई थी प्रधानमंत्री बालेन को लेकर के, तो बालेंद्र शाह की भी मैं आज बात करूंगी, जिन्होंने कल ही प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया। उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं, इसका किस तरह से वो सामना करेंगे, क्योंकि अब वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए हैं, देश के अभिभावक बन गए हैं। आज उसी ऐतिहासिक क्षण की बातें जिसके साक्षी हम और आप सभी बने। नेपाल के लिए चैत्र 13 गते एक ऐतिहासिक दिन बना है। नेपाल में अब तक के सबसे कम उम्र के युवा बालेंद्र शाह बालेन ने प्रधानमंत्री पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। देश को नई शक्ति, नया चेहरा मिला है। चैत्र 13 गते दोपहर 12:34 में बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। कल रामनवमी थी और रामनवमी के शुभ अवसर में देश को नया प्रधानमंत्री मिला है। नेपाल के लिए अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने बालेन शाह वो देश के 43वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने शुक्रवार को ही मंत्रिपरिषद गठित की। बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में नए और युवा चेहरों का वर्चस्व है। गृह मंत्री के रूप में सुदन गुरुङ, वित्त मंत्री के रूप में स्वर्णिम वागले और विदेश मंत्री के रूप में शिशिर खनाल शामिल हैं। गृह मंत्रालय को लेकर जनता में कुछ असंतुष्टि है, क्योंकि जैसे ही इसमें सुदन गुरुङ का नाम आया, जनता के बीच चर्चा होने लगी कि यह नाम क्यों आया। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह नेतृत्व के मंत्रिपरिषद में 5 महिला मंत्री भी हैं। खासियत यही कि इन सभी नए चेहरे को जनता ने अपना मत दिया है, जनता ने उन्हें चुना है। जनता को प्रतीक्षा थी कि सबसे पहला निर्णय वो क्या लेंगे। गौरी बहादुर कार्की आयोग के प्रतिवेदन को लेकर लोगों में शंका और उपशंकाएं पैदा हो गई थी, लेकिन बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री शपथ ली और शुक्रवार को ही उनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में सरकार ने कार्की नेतृत्व में जेएनजी आंदोलन संबंधी जांच आयोग द्वारा सिफारिश किए गए विषयों को लागू करने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम आज सुबह देखने को मिल गया है। जनता को लगा कि हाँ,
उनकी बातों, उनकी विचारों को सुना जाएगा। यानी राष्ट्रपा को उन्होंने क्यों चुना, बालेन को उन्होंने क्यों चुना। जी हाँ, जनता को यही लगा कि बालेन उनकी बात को सुनेंगे, बालेन उनकी विचारों को सुनेंगे। लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ जनता आपको चुनती है। वो चाहे तो आपको आसमान पे बिठा दे और चाहे तो जमीन पर ला दे, चाहे तो आपका नाम इतिहास में दर्ज करवा दे या फिर चाहे तो इतिहास से आपका नाम ही मिटा दे। बालेन जनता की चाहत उस समय में बने हैं जब नेपाल एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था में है। ऐसे में नई सरकार से बहुत सी उम्मीदें हैं जनता को। अब कुछ इस ओर चले कि क्यों अलग पहचान बनाई है बालेन ने। बालेन आज के युवाओं की चाहत है, उससे भी बड़ी बात कि वो महिलाओं की चाहत है। हालांकि चुनाव में महिलाओं की सहभागिता बहुत कम रही है, लेकिन जहां तक बात मतदान की है तो बालेन के जीतने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिलाओं ने इस बार किसी की नहीं सुनी है। उनके घर में, उनके अपने ही घर में कांग्रेस और एमएलए के लोग होने के बावजूद उन्होंने बालेन को खुलकर चुना है। तो बहुत उम्मीदें हैं महिलाओं को भी बालेन से। इसके साथ ही जब कल उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उनके पैतृक गांव एकडारा में लोग खुशहाली मनाने लगे। सामाजिक संजाल में काफी चर्चा हुई एकडारा गांव की, क्योंकि वहां लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे, गले लगा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। आज तक मधेश उपेक्षित रहा था केंद्र से, तो सबको बहुत उम्मीदें हैं बालेन से। उनके गांव वालों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश को कभी मधेशी मूल का प्रधानमंत्री मिलेगा। वो सबके पसंदीदा और चहेते बने हुए हैं। उनका अपना एक अलग ही स्टाइल है। वो प्रधानमंत्री भी बने तो बहुत सोच समझकर दिन का चुनाव किया। रामनवमी के दिन को चुना। इस अवसर पर सनातन वैदिक और बौद्धिक परंपराओं के अनुसार 12:34 यानी कि 1, 2, 3, 4 के शुभ मुहूर्त में बालेन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में 108 बटुकों द्वारा स्वास्तिक शांति वाचन, वध भिक्षुओं द्वारा अष्टमंगल पाठ और ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद किया गया। अब और एक बात कि कैसे सुर्खियों में आ जाते हैं बालेन। आपने गौर किया होगा कि 269 सांसदों ने चैत्र 12 गते को शपथ ग्रहण किया। निर्वाचन आयोग की ओर से पहले ही बता दिया गया था कि सभी अपनी अपनी परिधान, अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और उसी अनुरूप सभी ने अपने अपने तरीके से अपने आप को तैयार किया और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। हाँ, बहुत से समाचार भी बने कि सभी सांसद ऐसे रूप में दिखे, सांसदों के बैग में क्या है, कुछ सांसदों से बातें भी हुई, समाचार भी बने, लेकिन सारी सुर्खियां बटोर कर ले गए बालेन साहब। और सुर्खियां भी कहां बटोरी, तो परिधान से लेकर बाएं सीने पर सिल्मा साकमा जो धारण किया था, सारी चर्चा वही ले गया। एक अलग चीज लोगों ने देखा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित बालेंद्र शाह बालेन अब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए हैं। इसलिए कुछ अलग कर दिखाने की जो उनकी शैली है वो हर बार सुर्खियां बटोर कर ले जाते हैं। तो सांसद शपथ ग्रहण समारोह में दोहरा सुरबार, काली टोपी और कोट पहनकर पहुंचे। उन्होंने अपने बाएं सीने पर सिलाम साकमा भी धारण किया था। ये सिलाम साकमा क्या है? सबसे पहले यह जाने कि इसे एक सुरक्षा कवच के रूप में माना जाता है। इसे लिंबू समुदाय से लिया गया है। लिंबू भाषा में सी का अर्थ मृत्यु, लाम का अर्थ रास्ता और साकमा का अर्थ रोकना होता है। समग्र रूप में शिलाम साकमा का अर्थ है मृत्यु के रास्ते को रोकना। बालेन का यह रूप कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि वह किसी एक समुदाय, किसी एक जाति, किसी एक धर्म से बंधे नहीं हैं। वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, किसी दल, किसी जात के नहीं। 36 वर्ष की अवस्था में वो देश के अभिभावक बन गए हैं। एक लहर जो अभी भी ठहरने का नाम नहीं ले रही है। वैसे इस सरकार से लोगों को जितनी उम्मीदें हैं उतनी मुश्किल सरकार के लिए है, क्योंकि इस बात को मानना होगा कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर नेपाल, जहां किसी तरह का रोजगार नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, फैक्ट्री कुछ भी नहीं है,
फिर कमर तोड़ महंगाई, इन सब से लड़ना है नई सरकार को। विदेश नीति हमारी कैसी हो, हमारे संबंध कैसे हो और देशों के साथ, आर्थिक रूप से हम कितने मजबूत बने, इन सब की ओर कम ही ध्यान जा रहा है। अभी नेपाली जनता केवल इतना चाहती है कि उसे रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े, अपने ही देश में चैन से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी तरह की कोई बदमाशी ना हो, सभी सुकून से रहें। यह सरकार 5 वर्ष चले ताकि लोगों को बार बार सरकार बदलने की जो नीति है उससे राहत मिले। बहुत जरूरी है इस कठिन समय में देश को मजबूती प्रदान करना, देश को नई दिशा मिले, देश विकास की ओर अग्रसर हो। आप कोई भी निर्णय बहुत सोच समझकर, बहुत देखभाल कर करें। जनता को प्रतीक्षा है आपके द्वारा उठाए गए बेहतरीन कदमों की। सुनहरे भविष्य को लेकर जनता सपने देख रही है, आपको लेकर सपने देख रही है, इसलिए बहुत ही नाजुक समय में आपने पदभार संभाला है। नेपाल में बार बार सरकार बदलने की प्रवृत्ति रही है। जनता चाहती है कि बालिन स्थिर सरकार दे, दीर्घकालीन नीतियों पर काम करे। जहां विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, विश्व के साथ साथ इन युद्धों का नेपाल पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे समय में आपको देश की बागडोर को संभालना पड़ा है। आपके प्रति उम्मीदें असाधारण रूप से ऊंची हैं, क्योंकि आपको पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सभी चेहरे नए हैं, विपक्ष में भी कोई मजबूती दिखाई नहीं दे रही है, तो बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। अभी की अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्थिर सरकार की जो कम से कम 5 वर्ष तक चले, आप संभल कर निर्णय लें। जो भी निर्णय लें इसके लिए 10 बार सोचें, क्योंकि जनता ने आपको बहुत उम्मीद और आशा के साथ इस पद पर ला करके रखा है। लोगों के मन में जो गुस्सा और घृणा नेताओं को लेकर है, उससे लोग बाहर निकल सके, और इसके लिए आपका संभल कर कदम चलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।